नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति के सलाहकारी अधिकारिता जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 अर्थात 143 के अंतर्गत है, इसका मैं वीडियो बना कर लाया, जिसमें आपको अनुच्छेद 143 को मैं पूर्णतः समझा दूंगा तथा इस पर जो भी प्रमुख केस लॉ है तथा अनुच्छेद 143 में क्या क्या भूमिकाएँ हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं शुरू करता हूँ। तो मैं आपको बतला दूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। ओके, मैं आपको इसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक केस लॉ बतलाऊंगा। मैं आपको बतला दूं, अनुच्छेद 143 अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसके साथ आपको अन्य अनुच्छेद को भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे अनुच्छेद 145, 141 तथा 131 के प्रोवाइजर अर्थात अनुच्छेद 145 पढ़ना पड़ेगा आपको, 141 तथा 131 के परंतु को पढ़ना होगा। ओके, तो अनुच्छेद 143 में क्या है, तो अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी अधिकारिता बताया गया। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी अधिकारिता मतलब क्या हुआ, परामर्शदात्री अधिकारिता, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो अनुच्छेद 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी अधिकारिता या फिर उसे एडवाइजरी जुरिडिक्शन या परामर्शदात्री अधिकारिता बोल सकते हैं। उच्चतम न्यायालय क्या है, तो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च अपील न्यायालय है तथा सर्वोच्च सिविल न्यायालय है तथा साथ ही साथ सर्वोच्च क्रिमिनल न्यायालय भी है। और संविधान के निर्वचन करने के सर्वोच्च न्यायालय कौन कहलाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय। ओके, संविधान के निर्वचन वैसे कौन करता है, तो केवल उच्चतम न्यायालय ही संविधान के निर्वचन करते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, तो सलाह किसको देता है, तो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो सलाह दिया जाता है वह सलाह किसे दिया जाता है तथा सलाह कौन मांगता है, ऐसा बातें मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतला दूंगा। तो मैं चलिए बता देता हूँ इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 143 है, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बन सकता है आपको, पहला क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी अधिकारिता है यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी अधिकारिता बातें बतलाई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में बताई गई। ओके, तथा सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन मांगता है, तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन मांगता है, राष्ट्रपति मांगता है, न कि राज्यपाल। ओके, सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह भारत के राष्ट्रपति मांगता है। ओके, क्या राष्ट्रपति सलाह मांगने के लिए बाध्य है, तो ये भी पता होना चाहिए क्या राष्ट्रपति सलाह मांगने के लिए बाध्य ही है। अगर राष्ट्रपति की इच्छा हो तो सलाह मांगे या फिर ना मांगे, तो ये बात सही है, राष्ट्रपति सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है, मांगना। ओके, इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, राष्ट्रपति क्या सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो नहीं, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हो सकता है इससे, क्या सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है। यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय से राय मांगता हो, तो क्या उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है, अर्थात उच्चतम न्यायालय क्या राष्ट्रपति को राय देगा ही देगा। मैं आपको बतला दूं, यह आवश्यक नहीं है, अर्थात उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है कि वह राष्ट्रपति को सलाह दे, परंतु यहाँ पर परंतु हो जाता है, परंतु अर्थात यदि मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के परंतु के अंतर्गत आता हो, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या है, राय देने के लिए बाध्य है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, सामान्य तौर पर क्या होता है, उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु यदि वो बातें या फिर वो सवाल जो पूछा जाता है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति के द्वारा, यदि वो बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अर्थात आर्टिकल 131 के प्रोवाइजर के अंतर्गत आ जाता है, तो उस बात पर सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है। ओके, अब आर्टिकल 131 के परंतु को मैं समझता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो क्या हो गया, अनुच्छेद 131 के परंतु, देखिए इसमें क्या बताया गया, उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसे संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध, सनद व ऐसे ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ
जो इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले की गई थी। अर्थात यदि कोई बातें संविधान के प्रारंभ होने से पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 से कोई बातें की गई हो, जैसे कौन सी बात, यदि 26 जनवरी 1950 से पहले कोई संधि किया गया हो, या फिर कोई करार किया गया हो, या फिर कोई प्रसंविदा किया गया हो, या फिर कोई वचनबंध, या फिर कोई सनद किया गया हो, तो उसकी निष्पादित की गई हो। और ऐसे प्रारंभ पश्चात प्रवर्तन में अर्थात संविधान के लागू होने के बाद वह बातें अभी भी क्या है, प्रवर्तन में है। तो उस विषय पर यदि कोई विवाद होता है तो उस विषय पर राष्ट्रपति यदि उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है तो उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बात है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, यदि कोई संधि, करार, प्रसंविदा, प्रवचन, वचनबंध, सनद हुई हो, कब हुई हो, 26 जनवरी 1950 अर्थात संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पूर्व यदि ये बातें हुई हो और इसका विवाद अभी उत्पन्न हुआ हो, तो उस पर राष्ट्रपति यदि सलाह मांगता है तो उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। ओके, संविधान लागू होने के बाद के नहीं, संविधान के लागू होने से पहले की बात कर रहा है। ओके, समझ गया। चलिए मैं और आपको बतला देता हूँ अनुच्छेद 141 को, परंतु मैं आपको बतला दिया। अब सलाहकारी अधिकारिता कहाँ से लिया गया, मैं यह बात मैं आपको बतला दूँ। तो सलाहकारी अधिकारिता कनाडा के संविधान से लिया गया है। ओके, भारतीय संविधान में जो सलाहकारी अधिकारिता है वह कहाँ से लिया गया, तो वह सलाहकारी अधिकारिता कनाडा से लिया गया है। ओके, जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा तो आर्टिकल 145 के सब क्लॉज 3 में कम से कम कितने जजों के द्वारा सलाह दिया जाएगा, मैं आपको बतला दूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 3 में अर्थात 145 के सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है तो कम से कम कितने जज सलाह देंगे, कम से कम 5 जज मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देंगे। यह बात आपको डायरेक्टली अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 3 में नहीं लिखा हुआ है, इसमें निर्वचन के तौर पर बताया गया है। यदि संविधान के निर्वचन होता हो तो उस संदर्भ में क्या हो, संविधान की जो बैठक बैठेगी अर्थात संविधान को संवैधानिक पीठ बैठेगी, उसमें मिनिमम जज कितने होंगे, तो मिनिमम जज 5 होंगे। तो उसी संदर्भ से यह अर्थ निकाला गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय परामर्श देता हो राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति को कितने जज बैठ कर देंगे, तो 5 जज राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जब सलाह देगा तब राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वह माने या ना माने। अर्थात उच्चतम न्यायालय जो सलाह देते हैं, किसको सलाह देता है, उच्चतम न्यायालय यदि राष्ट्रपति जो सलाह देता है तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति वह सलाह माने। ओके, परंतु भारत के अन्य न्यायालय इसको क्या करेंगे, भारत के अन्य न्यायालय इसको पूर्ण न्याय के रूप में मानेंगे, पूर्ण न्याय रूप में मानेंगे। यह बातें कहाँ बताई गई है, तो यह बातें बतलाई गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में, जिसमें बतलाया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालय पर अबाध्यकारी होगा, अर्थात पूर्ण न्याय होगा। जो कि उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देता है वो न्यायालय उसके अधीनस्थ न्यायालय अर्थात सभी न्यायालय, जैसे भारत के सभी हाई कोर्ट तथा उसके अधीनस्थ सभी जिला स्तर के कोर्ट या कोई भी न्यायालय हो जो उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ हो, सभी न्यायालय पर वो बात लागू होती है। ओके, मैं आपको फिर से दोहरा दूँ, उच्चतम न्यायालय यदि कोई सलाह देता है, किसे सलाह देता है, राष्ट्रपति को, यदि वह सलाह राष्ट्रपति का मन हो तो माने या फिर ना माने, परंतु वह बातें उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर वो बातें पूर्ण न्याय के रूप में लागू होता है। ओके, तथा उस पर बाध्यकारी होता है, परंतु यह बातें क्या होती है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता, राष्ट्रपति चाहे माने या फिर ना माने। ओके, भारत के राष्ट्रपति किस मुद्दे पर राय मांग सकता है, तो मैं आपको बतला दूं, भारत के राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगते हैं तो किस किस मुद्दे पर सलाह मांग सकता है, तो मांग सकते हैं तथ्य और विधि के प्रश्न पर। फिर से मैं आपको बतला दूं, राष्ट्रपति जो सलाह मांगते हैं उच्चतम न्यायालय से तो किसी भी बात पर सलाह नहीं मांगते हैं, राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तथ्य और विधि के प्रश्न पर। यदि कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो तो उस विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, कब सलाह मांग सकता है,
विवाद उत्पन्न होने से पूर्व सलाह मांग सकता है, या फिर विवाद उत्पन्न होने के बाद मांग सकता है, या फिर कभी भी मांग सकता है। मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति को यदि आशंका होती है कि विवाद उत्पन्न हो सकता है या फिर विवाद उत्पन्न हो गया है, तो क्या कर सकता है, वह उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। यह जरूरी नहीं है कि विवाद उत्पन्न होने के बाद ही वह उच्चतम न्यायालय सलाह दे सकता है। यदि विवाद होने की आशंका है, उस स्थिति में भी उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांगेगा? तो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगी जाएगी। ओके, अगर विवाद उत्पन्न हुआ हो किस पर? तथ्य पर और विधि पर, तो क्या होगा, उस विषय पर उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए या फिर सलाह देने के लिए क्या है, बाध्य है। ओके, राय मांगने की प्रक्रिया को देख लेते हैं कि राय कैसे मांगा जाता है। ओके, फिर उसके बाद अनुच्छेद 143 जो उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकार है, मैं उसको देख लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ, राय मांगने अर्थात सलाह मांगने की प्रक्रिया क्या है। सर्वप्रथम क्या होता है, सवाल किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो सवाल आपको विधि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा वो सवाल बनाया जाता है। तो सवाल बन जाने के बाद सवाल भारत के महान्यायवादी के, जो भारत के सबसे बड़े अधिवक्ता के तौर पर माने जाते हैं, उसके समक्ष यह प्रश्न को जांच के लिए भेजा जाता है। फिर क्या होता है, इस प्रश्न को वह जांचने के उपरांत या फिर इस प्रश्न को वह समझने के उपरांत वो उस प्रश्न क्या करते हैं, वो प्रश्न वह विधि मंत्रालय को वापस कर देते हैं। तत्पश्चात क्या होते हैं, वह विधि मंत्री इस प्रश्न को मंत्रिमंडल में रखता है तथा मंत्रिमंडल से यह प्रस्ताव पास हो जाने के बाद क्या होता है, यह बातें राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं ताकि यह बातें क्या कर सके, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सके। ओके, तो मैं आपको बतला दूं फिर से एक बार, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति कैसे सलाह मांगता है। सबसे पहले क्या होते हैं, प्रारंभिक स्तर पर विधि मंत्रालय अर्थात लॉ डिपार्टमेंट द्वारा प्रश्न तैयार किया जाता है। उस प्रश्न को भारत के महान्यायवादी के समक्ष जांच के लिए भेजा जाता है। जांच के उपरांत महान्यायवादी उसे विधि मंत्रालय के समक्ष वापस कर देते हैं। तत्पश्चात उस प्रश्न को क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल में रखा जाता है तथा उसे इस प्रस्ताव को पास होना होता है। इस प्रस्ताव को पास हो जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के यहाँ भेजा जाता है ताकि वह क्या करे, उच्चतम न्यायालय से इस विषय पर सलाह मांग सके। ओके, तो मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति सलाह मांगता है। अब इस पर क्वेश्चन बन सकता है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो सलाह मांगी जाती है, किससे मांगी जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो वह सलाह कैसा मांगता है, अपने विवेक के आधार पर मांगता है या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर मांगता है। तो आपको पता होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श मांगी जाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, तो यह सलाह राष्ट्रपति के अपने स्वविवेक के आधार पर नहीं मांगा जाता है, बल्कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर मांगा जाता है। ओके, सलाह किसके आधार पर मांगा जाता है, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर उच्चतम न्यायालय द्वारा, भले राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सवाल या फिर परामर्श किया जाता है। ओके, भारत के राष्ट्रपति क्षमादान करता है, इस बारे में भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो क्षमादान करते हैं, क्या वह क्षमादान राष्ट्रपति अपने स्वविवेक पर करते हैं या फिर वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति जो क्षमादान करते हैं वह राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। ओके, तथा जो राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है या फिर राष्ट्रपति को अध्यादेश लाना, और सभी बातें क्या होती है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही किया जाता है। बहुत कम ही कार्य होता है जो भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर करते हैं। ओके, इस बात को मैं इस अन्य वीडियो में आपको पूरी तरह स्पष्ट कर दूंगा। ओके, एक नज़र में देखा जाए तो राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश क्या करेंगे, खुले न्यायालय में राष्ट्रपति को राय देगा। ओके, यदि यह प्रश्न पूछा जाए, किस मुद्दे पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया था, सलाह देने से इनकार कर दिया गया था, तो बात है अयोध्या का मामला।
1993 में राष्ट्रपति द्वारा 1993 में राष्ट्रपति कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे। ओके, उनके द्वारा अयोध्या के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगा गया था। तो उस विषय पर क्या कहा गया था? उस समय उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह देने से इनकार कर दिया गया था। ओके, तो चलिए मैं आपको फिर से अनुच्छेद 143 को बेयर एक्ट से मैं पढ़ के स्पष्ट कर देता हूँ। अनुच्छेद 143 के हेडलाइन क्या है? इसमें बताया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो क्या हो गया? उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, ना कि राज्यपाल या फिर कोई अन्य। ओके, उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। चलिए देख लेते इसका पहला, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ। ओके, तो यहाँ पर होगा किसी समय। तो किसी समय कब? किसी समय का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई प्रश्न भेजता हो तो राष्ट्रपति को प्रतीत होगा। राष्ट्रपति को खुद से प्रतीत नहीं होता। राष्ट्रपति को कैसे प्रतीत होता है? मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को प्रतीत किया जाता है कि यह सवाल पूछा जाए। ओके, इस स्थिति में उसे प्रतीत होता है। तो उससे कैसा प्रश्न पूछा जाए? विधि या तथ्य का प्रश्न। कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति द्वारा कोई भी प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं पूछा जा सकता। केवल वही प्रश्न पूछा जा सकता है जो विधि या तथ्य का प्रश्न है। ओके, तो क्या हुआ? उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न होने की संभावना हो। तो यह प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय से प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति द्वारा। यह कब पूछे जा सकता है? जब यदि कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो या फिर विवाद उत्पन्न हो चुका है। उस भी स्थिति में क्या हो सकता है? राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगी जा सकती है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है, उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। अर्थात उस विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा राय मांगी जाती है तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। राष्ट्रपति को सवाल करना हो तो उस सवाल को क्या करेंगे? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास निर्देशित कर सकेगा, अर्थात उच्चतम न्यायालय को राय भेज देगा। अर्थात बाध्य नहीं है उच्चतम न्यायालय हर विषय, यह बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति सभी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले ही। ओके, और वह न्यायालय ऐसे सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। अर्थात कर सकेगा, यहाँ में भी है, यहाँ कंपलसरी नहीं अर्थात फोर्सफुली नहीं है। यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति के यहाँ पर क्या है? उच्चतम न्यायालय की इच्छा के अनुसार कि वह क्या कर सकेगा? राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। उसे मन हो तो राय देगा या फिर मन ना हो तो राय नहीं देगा। ओके, उच्चतम न्यायालय को। सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्या है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के प्रांतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त प्रांतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रत्यावर्तित करेगा। अर्थात इसमें क्या बताई गई है? सेकेंड क्लॉज में यदि कोई बातें अनुच्छेद 131 अर्थात अनुच्छेद 131 के प्रोवाइजन से आता है तो उस बात पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होती है तो उच्चतम न्यायालय उस विषय पर उस विवाद पर सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य है। अर्थात क्या करेगा? वह राय प्रतिवेदित करेगा। अर्थात क्या है? वह राय देने के लिए बाध्य है। ओके, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति सलाह मांगेगा। कैसे मांगेगा? कि विधि और तथ्य के प्रश्न में मांगेगा। तथ्य और विधि के प्रश्न शुरू होने के पूर्व या शुरू होने के बाद भी सलाह मांगी जा सकती है। ओके, चलिए मैं इस पर अनुच्छेद 131 पर 3 प्रमुख केस लॉ को बतला देता हूँ। 3 प्रमुख केस लॉ को ना, तो सबसे पहले किस विषय पर सलाह मांगी गई थी राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा? तो मैं आपको बता दूं, इंडियन दिल्ली लॉज एक्ट 1951 में मांगा गया था। उसके बाद कब मांगा गया था? सेकेंड बार मांगा गया था आपको इंडियन केरल शिक्षा का मामला 1958 में मांगा गया था। उसके बाद तीसरी बार क्या मांगा गया था? इंदिरी बेरूबरी का मामला 1960 में क्या हुआ था? राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी गई थी। चलिए मैं आपको एक एक को पूरी तरह डिटेल में बता देता हूँ। ओके, इंडियन दिल्ली लॉज एक्ट 1951 में क्या हुआ था? सवाल पूछा गया था कि क्या संसद विधि बनाने की अधिकारिता
कार्यपालिका या फिर अन्य किसी को सौंप सकता है। अर्थात उच्चतम न्यायालय से यह पूछा गया था कि संसद को जो विधि बनाने का अधिकारता है वह अधिकार किसी अन्य को प्रत्यायोजित कर सकता है। अर्थात उच्चतम न्यायालय से यह पूछा गया था क्या प्रत्यायोजित विधान को वैध किया जा सकता है। प्रत्यायोजित विधान अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें क्या हुआ था, 7 जज के बेंच बैठे थे जिसमें पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय दिया गया था, जो निर्णय सर्वसम्मति से थे। ओके, इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यायोजित विधान को वैध माना था। अर्थात प्रत्यायोजित विधान पर या प्रमुख केस के तौर पर देखा जाता है। यदि कभी भी कोई सवाल पूछा जाता है प्रत्यायोजित विधान पर, उसमें यदि आपको मेंस के आंसर लिखना हो उसमें आपको इस केस को डालना ही डालना होता है, इंडियन दिल्ली लॉज एक्ट। ओके, इस मामले में क्या कहा गया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद कानून बनाने के अधिकार प्रत्यायोजित कर सकती है, अर्थात दूसरे को दे सकती है, लेकिन संसद कानून बनाने की अपनी मूल शक्ति को नहीं दे सकती। ओके, ठीक उसी प्रकार है, कैसे बोला गया था कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं परंतु संविधान के आधारभूत ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते। ये बातें कौन सी बातें बताई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है इसमें विवाद नहीं उठा था। क्या संसद संविधान के किसी भी भाग या फिर मूल अधिकार या फिर प्रस्तावना फिर किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकता है या फिर नहीं, संशोधन कर सकता है परंतु क्या कर सकता है, उसके आधारभूत संरचना में नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार इंडियन दिल्ली लॉज एक्ट में बोला गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद अपने कानून बनाने के अधिकार को प्रत्यायोजित कर सकता है, अर्थात किसी को भी दे सकता है परंतु अपनी आधारभूत शक्ति को किसी को नहीं दे सकता। ओके, एक लाइन में बोला जाए तो संसद कानून बनाने के मूल शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। ओके, मूल शक्ति भाग शक्ति अंतर शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है। ओके, तब मैं दूसरा केस देख लूँ। दूसरा केस क्या था, इनरी केरल शिक्षा का मामला। ओके, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राय देने के लिए बाध्य नहीं किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला था कि नहीं, हम राय देने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के सलाह अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होगा, यह बातें बतलाई गई थी इस केस में। केरल शिक्षा का मामला, इंडियन केरल एजुकेशन मैटर के नाम से भी इस केस को पूछा जाता है। ओके, तथा मैं तीसरा केस बतला दूं। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है आपको इंडियन बेरुबरी का मामला। इंडियन बेरुबरी के मामलों को आपको 3 उद्देश्य के तौर पर देखा जाता है, 3 संदर्भ में से याद किया जाता है। पहला काम उद्देशिका के तौर पर याद किया जाता है, दूसरा अनुच्छेद 3 तथा 4 तथा चौथा क्या हो जाता है, तीसरा चौथा आपको 9वां संविधान संशोधन तथा 100वां संविधान संशोधन के तौर पे इस केस को याद किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं उद्देशिका के तौर पे इसे कैसे याद किया जाता है। तो इंडियन बेरुबरी के मामले में यह बोला गया था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है। तो इस जजमेंट को उलट दिया गया था किस केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मामले में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ओके, तथा इसमें अनुच्छेद 3 तथा 4 के संशोधन के संदर्भ में भी इस केस को पूछा जाता है। तथा 9वां संशोधन तथा 100वां संशोधन। 9वां संशोधन क्या था, पाकिस्तान के साथ लेकर के जमीन के आदान प्रदान को लेकर के विवाद उठा था। तो उस संदर्भ में ये पूछा गया था कि क्या संसद अपने देश के किसी हिस्से को किसी अन्य देश को दे सकता है। सवाल पूछा था, राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया था उच्चतम न्यायालय से। तो उच्चतम न्यायालय ने जवाब दिया था हाँ, कैसे दे सकता है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वह संविधान में संशोधन करके अपनी भूमि को किसी अन्य देश को दे सकता है। ओके, परंतु इस संशोधन को, जो 9वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको इन्फोर्समेंट में नहीं लाया गया था। परंतु जो 100वां संविधान संशोधन किया गया था बांग्लादेश के संदर्भ में, इसमें क्या हुआ था, भारत ने 100वां संविधान संशोधन करके अपने ज़मीन को कुछ हिस्से को या फिर बोल सकते अधिक हिस्से को बांग्लादेश को दिया, परंतु बांग्लादेश से कुछ ही हिस्से अपने देश में मिलाया है। ओके, फिर भी हुआ ना, 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, भारत सरकार ने जमीन की अदला बदली की, किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ किया। ओके, तो मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में अनुच्छेद 143 को पूरी तरह बतला दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा देखें
तो अपना दोस्तों के बीच शेयर करें। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।